आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का लाभ नहीं हुआ है? ऑप्शन कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो वैश्वीकरण से हमारा किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का लाभ नहीं हुआ है वैश्वीकरण से, और अदर क्षेत्र में लाभ हुआ है लेकिन कृषि क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग क्या है? किसी कंपनी के आय व्यय खाते और तैयार करना, किसी कंपनी के लाभ और हानि विवरणों का परिचालन, विशेषता निवेदिताओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए अभिदान आमंत्रित करना, यही होगा ऑप्शन सी। विशेषता निवेदिताओं के माध्यम से प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए अभिदान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है? प्रौद्योगिकी, व्यापार का उदारीकरण, WTO, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन डी होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वैश्वीकरण को बढ़ावा नहीं दिया है, और सभी क्षेत्र बढ़ावा दिया है, लेकिन वैश्वीकरण से बैंकों का राष्ट्रीयकरण पे कोई बढ़ावा नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा, सट्टा, अंतरपणन, बंधन। तो इससे को प्रतिरक्षा कहा जाता है, प्रतिरक्षा। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? अपने अधिक लाभ के लिए, अपने देश के लोगों को बेहतरी करने के लिए, दूसरे देशों की बेहतरी के लिए, गरीब लोगों को बेहतरी के लिए। इसका ऑप्शन होगा ए, अपने अधिक लाभ के लिए। अपने अधिक लाभ के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश में निवेश करती है। विदेश में निवेश करने से कंपनी का अनेक प्रकार की लाभ होती है, इसलिए वो विदेश में निवेश करती है। तो इसका ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना एक अंतःशास्त्रीय गतिविधि है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? व्यवसाय अनुसंधान, प्रबंधन अनुसंधान, परिचालन अनुसंधान, वाणिज्यिक अनुसंधान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, परिचालन अनुसंधान। फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? फोर्ड कंपनी है जो 1700 करोड़ लागत से हमारे देश में अपना संयंत्र स्थापित की है, वो है चेन्नई में। चेन्नई में फोर्ड ने 1700 करोड़ की लागत से अपना कंपनी का स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1995, 2000, 2005। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? किसी राष्ट्र की
राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? सरकार का वार्षिक राजस्व, कुल उपदान आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष, निर्यात ऋण आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कुल उपदान आय। बोल रहा है कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कुल उपदान आय। कुल उपदान आय किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय मीन्स कि किसी देश का टोटल आय राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण का अर्थ? अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को खोलना, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सावधिक नकदी अनुपात। सावधि नकदी अनुपात कहते हैं, जो भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह बाध्य कर दी गई है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदे और अपने नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसे सावधिक नकदी अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उन करों या शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं। किसको बांटने की जरूरत नहीं है? आयकर पर अधिकार। आयकर पर अधिकार जो है, अधिभार, वो किसी को बांटने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में किसके द्वारा सफलता प्राप्त की है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के लिए किसके द्वारा प्राप्त की है सफलता? ऑप्शन WTO द्वारा, यूएनओ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा WTO। WTO द्वारा यह सफलता प्राप्त की है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर सकती है और अपना माल को क्रय विक्रय कर सकती है। ये किसके द्वारा किया जाता है? WTO के द्वारा। WTO इसका निम्नलिखित में से यह विषय कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति का लक्ष्य है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वस्तुनिष्ठ मानदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी होगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार मांग, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार मांग करना। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का है। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, बड़े पैमानों पर व्यापार, छोटे पैमानों पर व्यापार। इसका आंसर होगा बाहरी व्यापार। बाहरी व्यापार वैश्वीकरण में योगदान देती है। बाजारों का एकीकरण मतलब क्या है? घरेलू बाजारों से परे परिचालन, माल की व्यापक पसंद, प्रतिस्पर्धी मूल्य, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। बाजारों का एकीकरण का मतलब घरेलू बाजारों से परे परिचालन, माल की व्यापक पसंद, प्रतिस्पर्धी मूल्य, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही सभी है, उपरोक्त सभी सही। ऐसे क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सेवाएं। इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कृषि। औपनिवेशिक काल के दौरान कृषि मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? वैश्वीकरण का विशेषता आयात पर कर को बढ़ाना। आयात पर कर को बढ़ाना ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। बाकी ऑप्शन देश के बीच तीव्र तालमेल, देश के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, देश के बीच नौकरियां, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। सामाजिक बंधी पूंजी, मानव पूंजी, मूर्त भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मानव पूंजी। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होता है। उत्पादकों में पहले से कम प्रतियोगिता, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, उत्पादकों में कोई प्रतियोगिता नहीं, उच्च शक्ति का एकाधिकार। इसका ऑप्शन होगा उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होता है उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। उत्पादक में पहले जितना रहता है कंपटीशन जाता, उससे अधिक कंपटीशन करके वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेम्स अल्फ्रेड मार्शल। इसका होगा जेएम कीन्स। जेएम कीन्स ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। या फिर पूछेगा जेएम कीन्स ने क्या कौन सिद्धांत दिया था? तो अधिमान्य सिद्धांत। नेक्स्ट, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके द्वारा हानिकारक साबित हो सकता है? सभी बड़े पैमानों का निर्यात निर्माता, सभी घरेलू उत्पादक, सभी घटिया घरेलू उत्पादकों, सभी छोटे पैमानों पर उत्पादक। तो आंसर इसका होगा डी, सभी छोटे पैमानों पर उत्पादक। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है? तो सभी छोटे पैमाने का उत्पादक को हानि साबित होती है बहुराष्ट्रीय के लिए। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की प्रणाली न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। बाकी और ऑप्शन गलत है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सी प्राधिकृत है? सिक्का कौन जारी कर सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। सिक्के जारी कौन करेगा? वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्का जो भी जारी होगा वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होगा और वित्त मंत्रालय ही ये अपना पास करेगी कि कितना हमको सिक्का जारी करना है, उसके लिए वो प्राधिकृत है, नियुक्त है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय ही सिक्के को जारी करता है और इसके लिए प्राधिकृत है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर जो होगा भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को क्या कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को, विनिवेश को निजीकरण करते हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्रता गति होती है। तीव्र गति किसका होता है वैश्वीकरण में देश के बीच?
माल एवं सेवाएं का, निवेश का, लोग का। तो उपरोक्त सभी वैश्वीकरण से देशों के बीच तीव्र गति माल और सेवाओं का, निवेश का, लोग का, ये तीनों का होता है। ये तीनों की गति तीव्र होती है। वैश्वीकरण से देशों के बीच तीव्र गति किसकी होती है? माल और सेवा का, निवेश करता है लोग। तो हमारा ऑप्शन डी सही है सभी। अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप से में माना जाता है? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो सी ऑप्शन होगा, सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी। सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी जो है वो आधार संरचनात्मक सुविधाओं को और साथ में इसका काम करता है। नेक्स्ट, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? समष्टि विकास अर्थशास्त्र, लोक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत। दोनों एक दूसरा की जगह पे स्थापित की जा सकती है। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना भी जाता है। एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? एंजल किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत की, हस्तांतरण वस्तुओं की मांग की मात्रा, कीमत की, मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की रुचि, मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय। तो एंजल का नियम मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय के बीच संबंध बताता है। एंजल मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय, जितना मांग किया जाएगा जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो क्या होगा? सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। इसको याद कर ले अच्छा से। पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में भी वृद्धि होती है। जब पूर्ण उत्पाद बढ़ेगी, उसका दर बढ़ेगी, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं किया जाता है। सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन रिजर्व बैंक से नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? स्वर्ण, एसडीआर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। ए भारत की विदेशी मुद्रा परिरक्षित पूंजी का अंग नहीं है। बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां ए भारतीय विदेशी मुद्रा का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से नहीं, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से नहीं, मुद्रा पूर्ति में कमी से नहीं। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। भारत में मुद्रा की जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आप अनुपातिक रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, न्यूनतम रिजर्व पद्धति, परिवर्ती रिजर्व पद्धति। इसका ऑप्शन होगा सी, न्यूनतम रिजर्व पद्धति। न्यूनतम रिजर्व पद्धति भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है?
भारत की राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सही है। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय में संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक होती है। इट मीन्स की थर्ड जो है सेवा क्षेत्र, उसका प्रतिशत हिस्सा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 तक विश्व बाजार संगठन के सदस्य कितने थे? 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कितने देश से थे? 2006 तक ऑप्शन बी 149 जो है विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य थे। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? पेपर गोल्ड याद रखें, एसडीआर को, एसडीआर को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। पेपर गोल्ड को क्या कहते हैं? एसडीआर। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विशेषता नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का विशेषता नहीं है, यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। ये विशेषता नहीं है। यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण कर रखती है। यह बाजार के समीप फैक्ट्रियां स्थापित करती है। यह उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है। यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है का विशेषता नहीं है, तो यह है कि वह देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। ऐसा नहीं है, सभी देशों को श्रमिकों को काम पर लगाती है। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? जब किसी वस्तु की मांग हो रही है, क्या पर निर्भर कर रहा है? क्यों मांग हो रही है? तो खरीदने की शक्ति, खरीदने की इच्छा, कर, नीति, विज्ञापन। खरीदने की शक्ति पे ऑप्शन बी यहाँ पे ए बी सी डी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन सेकेंड खरीदने की शक्ति, खरीदने की शक्ति ये वस्तु के मांग को बढ़ाती है। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के संघटकों में क्या आते हैं? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। ये तीन। कोई फर्म 1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में नई राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई थी? नई राष्ट्रीय नीति, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। इसे अच्छा से याद कर लें, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन के लिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा 1991। भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जाती है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उपभोक्ताओं पर, व्यापारियों पर, खुदरा व्यापारियों पर, उत्पादकों पर। तो यहाँ पे जीएसटी का वस्तु एवं सेवा कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उपभोक्ता जीएसटी का शिकार होता है। वैश्वीकरण को फैलाने में किसने बड़ी भूमिका निभाई? वैश्वीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी कंपनी, परिवहन तकनीकी, और सी ऑप्शन ए और बी कोई नहीं। इसमें इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सी में है ए और बी दोनों, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन तकनीकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने की विधि को यह भी माना जाता है, यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूल्यवर्धित वृद्धि। मूल्यवर्धित वृद्धि उत्पादन वृद्धि राष्ट्रीय आय का परिकलन करता है। परिमाणमूलक सुलाभ का अर्थ है, तो इसका होगा उपरोक्त सभी उपभोक्ताओं के लिए विकल्प, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, विदेशी निवेश, ये सभी होगा परिमाणमूलक सुलभ। नेक्स्ट, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां खरीद रखनी चाहिए होती है? मतलब अपने पास बैंक कितना परिसंपत्ति रिजर्व बैंकों की कम से कम मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी पड़ती है? तो ऑप्शन सी होगा 200 करोड़। अगर कोई बैंक खुलता है तो वो अपने पास से रिजर्व बैंक को कम से कम कितना मूल्य की परिसंपत्तियां रखना पड़ेगा? 200 करोड़। 200 करोड़ उसको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी पड़ती हैं। धन्यवाद।